सर जी, हाँ बेटा। जो सेल डिवीजन की ग्रोथ फेज होती है, सर जी उसके अंदर तो साइटोप्लाज्म वो होता है ना, इंक्रीज, हाँ और सेल ऑर्गेनेल सब वो होते हैं, हाँ, सर वो भी होते हैं बेटा। वो भी उसमें होते हैं। हाँ, ठीक है सर, ग्रोथ फेज में होता है। ठीक है। दो ग्रोथ फेज होती है, जीवन और जीवन जीवन। और फेज। देखो सब कुछ ना, ये मान लो आप कि सेल को जो भी अपना ग्रोथ करनी है, सेल ऑर्गेनेल्स बनानी है ना, जी सर जी। पूरा जो प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ है उसकी, जी सर जी। सेल डिवीजन वगैरह, ओ सॉरी, सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं उसको मल्टीप्लाई करनी है, या आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, प्रोटोप्लाज्म है ना बनेगा तभी तो ये जीवन में और जीटू में होता है। मेन जीवन में होता है पहले। अच्छा, सारे एंजाइम्स भी उधर ही बन जाते हैं, क्योंकि एंजाइम भी तो प्रोटीन है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए, डीएनए से आरएनए बनाने को, या डीएनए के मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए, डीएनए का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, एस फेज में, तो उसके भी एंजाइम सभी जीवन में बन जाते हैं। बचा कुचा जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हो जाता है जी2। हिस्टोन प्रोटीन बेटा एस में बनती है, वो अलग है स्पेशल। वो डीएनए के डुप्लीकेशन होता है, मैं बताया था तुम्हें ये सब मैंने, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है और हिस्टोन बनती है। और चलिए बेटा, अच्छा उसमें ना जी2 में एक स्पेशल और प्रोटीन बनती थी, स्पिंडल फाइबर वाली, ट्यूबुलेंस, वही बनती थी, जी2 में बनती थी। तो बेटा आज का टॉपिक है अपना फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस बेटा, सबसे पहले हम इस टर्म की अगर हम बात करें, तो आप काफी लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण हिंदी में लिखता हूँ जरा। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रकाश संश्लेषण, है ना बेटा, ये सा कुछ वैसा ही बन सकता है हाँ सर, शायद। अच्छा गलत ही वाला। ऐसा वाला। हाँ गलत। ये ऐसा वाला बनता है ये। जी सर जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सर जी डंडा हटा दो इसमें। 8-10 हजार बनेगा ना। आधा ही बनेगा। जी सर जी, हाँ सर ठीक है जाएगी तो। बस ठीक सर है जी। ठीक है, कोई बात नहीं है, चल वो तो मैंने ऐसे ही बना दिया था। तो बेटा, प्रकाश संश्लेषण है ना, फोटोसिंथेसिस, देखिए एक्चुअली में सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, कोई भी चीज की सिंथेसिस होती है। और फोटो एक्चुअली यहाँ पर ये नहीं है कि फोटो का बनना। भाई एक तो आप ये समझ सकते हैं कि तोड़ तोड़ के अगर शब्द को हम पढ़ें कि फोटो सर, फोटो हो गया, फोटो कैमरा से फोटो, मोबाइल से फोटो है ना, और सिंथेसिस बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो फोटो टर्म है ये एक्चुअली फोटोन से है। फिजिक्स वगैरह में आप पढ़ते होंगे, यस सर। फोटॉन्स है ना, यस सर। या क्वांटा। एक्चुअली में जो सनलाइट है बेटा, है ना, सन से जो लाइट आती है, ये सूर्य देवता है ना, जी सर जी। तो सन से जो लाइट आती है वो किस फॉर्म में आती है, फोटोन। फोटोन या क्वांटा के फॉर्म में आती है। फिजिक्स में पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, जी सर जी। प्लैंक कांस्टेंट होता है, जी सर। एच, एनर्जी ऑफ फोटोन। याद है कुछ कुछ यस सर जी। ऐसे, तो ये प्लैंक कांस्टेंट होता था, ये वो एनर्जी है, फोटोन या क्वांटा। तो इसीलिए ये टर्म आया है, मतलब हालांकि इससे ज्यादा मतलब यहाँ पे नहीं है, तो मैं उधर फिजिक्स में तो है कि जो फोटॉन्स की एनर्जी है, उस एनर्जी से सिंथेसिस होती है किस चीज की, फूड की। इसीलिए वर्ड यहाँ से मतलब शब्द बन रहा है, ठीक है। वैसे है क्या, इसको हम अलग अलग तरीके से कैसे भी डिफाइन बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, या जो हमारे प्लांट्स हैं, उनके जो ग्रीन पार्ट्स हैं, बोले तो लीव्स, है ना, उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि जो सन का जो रेडिएशन है ना बेटा, सनलाइट है,
उस सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है फूड की एनर्जी में, है ना? फूड एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जाता है, जो सन की रेडिएशन वाली एनर्जी है उसको। और वो आप जानते हैं बॉन्ड्स की एनर्जी है फूड में। अब जब वो टूटेगी ना, अब उसी फूड को जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में हम इनटेक कर रहे हैं, सारे कंज्यूमर्स ले रहे हैं। भाई फोटोसिंथेसिस तो प्रोड्यूसर ही करेंगे ना, बस प्लांट। यस सर। हम उसके फीड कर रहे हैं, चाहे आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं। आलू, गोभी, पालक, है ना, कद्दू, लौकी, मुर्गा, बकरा, जो भी आप खा रहे हैं, वो सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आप सन की ही एनर्जी को खा रहे हैं। एक्चुअली में डिपेंड आप उसी सन की एनर्जी पर ही हैं, रेडिएशन वाली एनर्जी, क्योंकि प्लांट ने उसको फूड एनर्जी में लेके आए, स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड अदर, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर आप उसके ऊपर फीड कर रहे हैं। ये सब जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब सारे के सारे उसी के, है ना, उससे बना है। देन आप उसके ऊपर फीड कर रहे हैं बेटा, डाइजेस्ट कर रहे हैं उसको, डाइजेशन होके फिर एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी बॉडी में, आ जाता है एनर्जी। यही तो है। यस सर। आप सोचोगे कि, क्योंकि पिक्चर देखी आपने वो जादू वाली, ऋतिक रोशन वाली, है ना? हाँ, वो उसको धूप धूप चाहिए होती थी जादू को, धूप खाता था ना वो, जी सर जी। और उससे फिर एकदम उसमें वो दे देता था वो सुपर पावर। हाँ, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आप और हम तो कर नहीं सकते कि हाथ ऐसे करके वो धूप को खा लें या धूप से एनर्जी ले लें। तो बहुत से बच्चे ज्यादातर ये कहते हैं, सर जी आप तो झूठ बोल रहे हैं, हम तो नहीं है सन पे डिपेंड, हम तो अपने आप बनाते हैं, है ना, सब्जी काट काट के मार्केट से लाते हैं, पैसे खर्च करते हैं और बनाते हैं। वो सब्जी जो उगी वो कहाँ से आई एक्चुअली? पूरा बायोमास प्लांट का उसी सनलाइट से ही तो बना है। अब ये बनता कैसे है ना बेटा? जी सर। ये सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, है ना। और बेटा एक और चीज क्या है, अभी देखिए, यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखने वाला हूँ इसकी, जो सब कुछ बात करेगी। जो कार्बन है एटमॉस्फेयर में, एक मतलब, और या तो ये कह लो आप कि मैं बायोलॉजी का बंदा हूं, या तो ये बोल लीजिए, मतलब ये फोटोसिंथेसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे प्रोसेस दुनिया की कोई नजर ही नहीं आता किसी भी साइंस में, क्योंकि जिसकी वजह से जीवन है, लाइफ ही इसकी वजह से है। देखिए दो बातें हैं, एक तो कार्बन को बेटा फिक्स करती है, रिड्यूस करती है। थोड़ा सा खुला ही रहने दो, आ जाओ, बार बार, क्योंकि फिर वो आवाज करता रहेगा। तो या तो बेटा कार्बन को, एक जो CO2 है ना, मतलब फूड बनाती किससे है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, CO2 को फिक्स करती है या रिड्यूस करती है शुगर में। तो एक तो कार्बन कम हो रहा है एटमॉस्फेयर का, और शुगर बनना है, डबल बेनिफिट। जी सर। एक तो कार्बन कम हो रहा है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म CO2 निकालना ही जानते हैं, उसको यूज करना तो जानते नहीं है, रिड्यूस करना। केवल प्लांट ही तो हैं जो उसको रिड्यूस करते हैं एटमॉस्फेयर में। और मतलब आप उम्मीद नहीं करोगे कि एक छोटा सा पौधा भी अगर आपके घर में है ना, वो भी आपके घर के एनवायरनमेंट को प्योर रखने के लिए काफी है। इतना ज्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन है। तो दूसरा है ऑक्सीजन प्रोडक्शन। हालांकि एज ए बाई प्रोडक्ट की तरह ऑक्सीजन निकलती है फूड बनने में, है ना, फोटोसिंथेसिस में, लेकिन आप जानते हैं कि वो तो बहुत जरूरी है, प्राणवायु बोल देते हैं हम उसको एक तरीके से, क्योंकि आप देखें उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। थोड़ी देर के लिए भी अगर, है ना, किसी का मुंह ऐसे बंद हो जाए, या है ना, अपने बंद करके रखो, देखो कैसे दम घुटने लगता है थोड़ी देर, क्योंकि हम बिना ऑक्सीजन के रह ही नहीं सकते एरोबिक ऑर्गेनिज्म में। और उसी आप जानते हैं ऑक्सीजन से, नहीं खुला रहने दे इसे, थोड़ा खुला ही रहने दे बेटा, क्योंकि बार बार आते जाएंगे ना, फिर वो चे पे आवाज होगी। तो पीछे वाला खोल दे जा, इसे बंद कर दे, लगा दे, उसे खोल दो। तो क्योंकि चुपचाप आते आते रहे तो कोई बात नहीं है, फिर वो चे पे वो आवाज होती है ना, तो और दिक्कत होती है फिर। पूरा खोल दे बेटा, बस, थोड़ा वेंटिलेशन भी रहेगा। मतलब सुबह सुबह ठंडक तो रहती है, लेकिन फिर बाद में गर्मी होने लगती है यार। तो बात क्लियर समझ में आ गई ना? अब देखिए, तो हम इसके इक्वेशन लिखते हैं। बच गया। तो वैसे तो चल नहीं रहा था, अब एकदम इतना ज्यादा चल पड़ा।
खतरनाक है सर जी। हाँ, ये तो बहुत खतरनाक है भाई। देखिए बेटा, 6U2 प्लस 12H2O, इट गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। ठीक है, तो ये मैंने शुरू तो नहीं किया था चैप्टर, ये बता दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बेटा रे, देखिए यहां पर अगर हम आपसे नॉर्मली बोले फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटो देखिए, आप जानते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक, है ना। जो सिंथेसाइजिंग होती हैं फॉर्मिंग वाली, वो तो होती है एनाबॉलिक, और जो डिस्ट्रक्टिव होती हैं ब्रेकडाउन वाली, वो होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो बेटा ये फोटोसिंथेसिस कैसी है? एनाबॉलिक, एनाबॉलिक रिएक्शन है। और पता है, अगर नॉर्मली आपको एक टर्म लेना है, तो ये रिडक्टिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? रिडक्टिव। रिडक्टिव, जिसमें CO2 का रिडक्शन होता है और शुगर बनती है। इसका बेटा क्या हो रहा है? रिडक्शन, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन पता है ज्यादा बेटर टर्म आज की डेट में क्या है? रिडॉक्स। अगर आपके पास ऑप्शन में रिडॉक्स अवेलेबल है ना, तो रिडॉक्स लगाएंगे, क्योंकि रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी होता है। अगर एक ही पिक करना है रिडक्शन ऑक्सीडेशन में से, तो रिडक्शन लगाइएगा। ये डिपेंड करता है कि हमें किस कंडीशन में क्या आंसर, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो बेटा फिर हम बोलते हैं कि देखिए ये जो वाटर है ना, इस वाटर का ऑक्सीडेशन होके ऑक्सीजन निकल गई। अच्छा, सिंपल चीज क्या है देखो, बायोलॉजी वैसे तो खैर केमिस्ट्री भी आप पढ़ते हैं, कि मैं तो इतनी बात याद रखता हूँ कि भाई रिडक्शन ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन के उस पर होता है हालांकि, है ना, बेसिस पर। लेकिन एक सिंपल फंडा ये है कि H जब कोई गेन करता है, तो उसका रिडक्शन होता है। हाइड्रोजन एटम यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गेन करेगा, तो रिडक्शन, और जब वो उसको छोड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन। और तुम जरा देखना, H2 से जब O बना, तो H उसने छोड़ा नहीं छोड़ा, तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। और जब आप देखें CO2 में, देखना H आ गया नहीं आ गया, तो रिडक्शन हो गया। सिंपल है एकदम। मतलब चीजें यार रटने की जरूरत नहीं होती है ना। अब बेटा रे, ये सब बताऊंगा मैं कि ऐसा, देखिए बच्चे बहुत से क्या कहेंगे, सर यहाँ पे 12 क्यों लिए, जब 6 निकालने ही थे तो 6 ही ले लेते। ये वाली बात ही बताएंगे कि क्या चक्कर, इसका भी बहुत बड़ा पॉइंट है। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, बताओ। देखो, CO2 का 3212, 44, अरे ऑक्सीजन 32 होता है, और 12 44, और गुणा कर दी 6 से मल्टीप्लाई, तो बेटा हो गया 264 ग्राम। मतलब एक वो बता रहे हैं कि कभी छोटा सा क्वेश्चन ही कहा सकता है ना हमारे इस पे बेस्ड, बहुत ज्यादा नहीं आएगा फ्रैक्शन का। अच्छा, वाटर का 12 × 18, हाँ, तो ये हो गया 190, नहीं नहीं 216, 216 ग्राम हो गया बेटा, क्योंकि 18 10 जा 180 और 36 ऐसे डिवाइड फ्रैक्शन में तोड़ तोड़ के मिला लेते हैं, 180 36 216 हो गया। ग्लूकोज 180 होता है, कितना होता है देखो, कैसे, ये भी तुम्हें पता ही है। 72, 12 6 जा 72, और 12 84, और 96, है ना, हो गया 180। 32 × 6, 32 × 6, 192, और ये तो सीधा इसका 216 था, इसका 108 कर दो आधा, है ना। दोबारा कैलकुलेट क्यों करेंगे हम? ये मेरा मतलब ये था दिखाने का कि सपोज करिए तुम्हें क्वेश्चन आए कि 54 ग्राम वाटर अगर यूज होता है,
if photosynthesis use 54 gram of water, then how many gram oxygen है ना evolved during photosynthesis? अगर 54 ग्राम वाटर यूज होगा तो कितने ग्राम ऑक्सीजन निकलेगी फोटोसिंथेसिस में, या कितने ग्राम शुगर बनेगी, है ना बेटा? अच्छा। ऐसे। तो देखो, अगर आपको ये पता होगा तभी तो है ना, आपको और कुछ नहीं है। आपको पता है कि 216 ग्राम वाटर यूज होने पर है ना कितने ग्राम ऑक्सीजन निकलती है? O2 का एवोल्यूशन होता है और 180 ग्राम ग्लूकोज बनती है। क्लियर है? अच्छा। तो फिर 1 ग्राम अगर वाटर यूज हो, मतलब देखो बिल्कुल बेसिक बेसिक वाली बात बता रहा हूँ। 1 ग्राम अगर वाटर यूज होगा तो क्या होगा? 92/2 है ना? अच्छा। ठीक है ना? अच्छा। अब हमने क्वेश्चन में क्या बोला था कि 54 ग्राम, तो क्या कर दें? कितने बच्चे हैं बच्चे? तो बेटा रे, अब देखिए ये हो गया सब, है ना? बस इसको काट पीट कर लेंगे हम। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि वो देंगे सिंपली देते हैं, मतलब जैसे ये ना ऐसे ही, क्योंकि मैंने देखो ये वैल्यू इसीलिए दी थी जानबूझकर। 216 का 1/4 है ये, एग्जैक्ट। 216 का आधा 108, 108 का आधा 54, तो ऐसे 1/4 ये बन जाएंगे, इनको भी फोर्स। लेकिन तरीका वैसे ये है, अगर किसी को ऐसे ही नहीं हो रहा तो ये है, कोई भी अगर है ना, उससे आप डिवाइड कर लेंगे। अब इसको डिवाइड कर लीजिए साहब, तो डिवाइड कर लेंगे। तो देखो इससे ये डिवाइड हो गया 4 बार, मैंने तो डायरेक्ट कर दिया है ना, पता है मुझे। नहीं तो आप 2 4 6 से डिवाइड करेंगे। 4 चौक 16। 4 से ये और 4 4 अट्ठे 32, है ना? और ऐसे ही इससे ये 4 16, 4 बजे 20। बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया 48 ग्राम और ये हो गया 45 ग्राम। हो गया नहीं हो गया? यस सर। तो ये आंसर हो गया। अच्छा, ठीक है। तो बेटा रे, क्लियर है ये बात अब? यस सर। तो ये एक बेसिक वाली बात बताई कि ऐसे अगर आ जाता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब वो, अब या तो मैंने ऐसे यहाँ पे 54 ग्राम वाटर पूछ लिया कि होने पर, या CO2 में ही पूछा जा सकता है, तो बेटा वो उसी के उसमें रेफरेंस में पूछेगा। ठीक है, क्योंकि एक उसका मोल का 44, मतलब उसी के ऐसे पूछेगा कि जो फ्रैक्शन में ना आए, वैल्यू पॉइंट में ना आए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजी है, यहाँ पे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री वाली वो कैलकुलेशन नहीं चलेंगी या कुछ मैथमेटिक्स। इतना इतना मैथमेटिक्स तो ये माना जाता है भाई, वो तो तुम बहुत ही बेसिक है, गुणा भाग करनी, जोड़ना घटाना, ये तो थर्ड फोर्थ वाली बातें हैं आज के जमाने में, और पहले की बातें फर्स्ट में ही सिखाने लगते हैं ये सब चीजें। और यूपी बोर्ड में भी हमारे में इस पे मैथ पे, अंक गणित पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक्स इस पे। मुझे याद है हमने ABCD तो छठी क्लास में पढ़ी थी बेटा, 6th क्लास में। मैंने बताया था छोटी वाली ABCD नहीं है, वो 4 लाइन वाली में लिखने में हम पे पिटाई लग जाती थी, ऊपर नीचे हो जाती थी। लेकिन मैथमेटिक्स जो था वो शुरू से बड़े मास्टर साहब है ना, ऐसे पढ़ाते थे कि मतलब करवाते थे तैयार, कि 5th क्लास तक हमारा मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा, 20 तक तो टेबल एकदम उंगलियों पे होनी चाहिए, पहाड़े पहाड़ा। पहाड़ की सर। और उसमें वो पटक पूछी जाती थी, पटक जानते हो बीच में से? इधर ही बीच में हम्म, होता है।
कितने अट्ठे 72, तो बोलेंगे 9 8 जा 9 अट्ठे 72, है ना? ऐसे। तो उससे बंदे की वो जड़ें मजबूत हो जाती हैं, वो भूलता नहीं है। अब जैसे मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी का भी टेबल नहीं भूलता। मतलब तुम कोई भी टेबल वो तो, अगर 20 तक का तुम्हें याद है तो तुम आगे का कोई बना बना के जोड़ तोड़ के बना लोगे हवा में ऐसे ही। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा वीक रहती है, मैंने देखा है मोबाइल सबके हाथ में, कैलकुलेशन सब उसी में होती है ना, बहुत वीक रहती है। और बायोलॉजी वाले लोगों की तो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में हाथ खड़े कर देती है। तो बेटा रे, आप देखिए, ये बहुत मैंने बताया ना कि मैं इस प्रोसेस के बारे में आपको मैं बार बार देख लो बोलता आ रहा हूं, फिर से ये बोल रहा हूं कि अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो शायद, है ना, हम भी नहीं होते। इस प्रोसेस का तो, है ना, आप सोच ही नहीं सकते। इसीलिए कम से कम, वैसे रुझान आया है ये बीच के कुछ, आप देखते हो सालों में अभी ये रुझान आया है कि लोग बागों ने प्लांटेशन बढ़ाया है, मतलब बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं, है ना? तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर के आसपास या अपने घर में कोई ना कोई पौधा सा एक जरूर हो, छोटे मोटे हो चाहे। वैसे मैंने सहारनपुर में थोड़ा सा ट्रेंड देखा है कि लोग अपने छतों पे लगा लेते हैं गार्डनिंग सी, तो ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा है। और ये आप यहाँ से चलते हैं ना, बेहट से, बेहट से शाकंभरी माँ की तरफ जब हम जाते हैं, तो पता है वहां पे बहुत ग्रीनरी है, उधर क्षेत्र में इतना ज्यादा, मतलब अच्छा लगता है उस रोड पे जाने में, ग्रीनरी, बहुत सारी ग्रीनरी, ग्रीनरी, मतलब चारों तरफ ऐसे लगता है ना कि आप रोड पे एकदम देहरादून के पास वाली रोड पे घूम रहे हैं क्या। बहुत ही ज्यादा प्योर एयर रहती है वहां पर। मैं तो अभी कल ही गया था, एक भंडारा था हमारा, मतलब कॉलेज के जो पूर्व प्राचार्य थे, उन्होंने वो रखा था, यूनिवर्सिटी शाकंभरी यूनिवर्सिटी बनने की वजह से उन्होंने उसके लिए इनिशिएटिव किए थे, पहले रिटायर हो गए वो, तो उन्होंने वो रखा था, तो बस भेजी थी उन्होंने कॉलेज पर, एमएस कॉलेज पे, और यूनिवर्सिटी होती हुई गई थी बस। तो कुछ बच्चे भी पहुंचे थे कुछ, और स्टाफ वगैरह और ये सब लोग। हम तो अलग गाड़ी से चले गए थे, तो वहां पे दर्शन वर्शन करके और वहां भंडारा वगैरह अपने खा पी के आए आराम से। तो अच्छा लगता है इस टाइप का। और वो बड़े मानते हैं देवी जी माँ को। एक बच्चा उनका डीआईजी है, एक बेटा अमेरिका में सर्जन है। तो सेटलमेंट, वो उनका बेटा सहारनपुर में भी आ चुका है एक बार, आईएएस है। हाँ, डीआईजी मतलब तो आईएएस ऑफिसर ही होती है, obvious सी बात है। खैर, बैक टू टॉपिक आ रहे थे हम। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये था कि हमने बताया ना, हम भी बात कर रहे थे। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम भाई? ये तो पहली बार ही आया है सच, देखा मेरी क्लास में। तो बेटा आप देखिए, ये जो फोटोसिंथेसिस है इसको हम डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। देखिए रियलिटी में मैं आपको बात बताऊं कि ये होता क्या है। होता ये है कि दो जो सबस्ट्रेट हैं, रिएक्टेंट, उनके आपस में रिएक्शन होगी तभी तो प्रोडक्ट बनता है। तो हम सोचेंगे इन दोनों की रिएक्शन होगी तब प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वास्तव में पता चली कि नहीं यार, यहाँ पे तो दो फेज हैं अलग अलग। बताऊंगा, एक लाइट फेज और एक डार्क फेज। लाइट फेज होती है और एक डार्क फेज होती है। लेकिन उससे पहले कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट या हिस्टोरिकल रिज्यूम, मतलब किन किन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, क्या क्या बातें बोली हैं। क्योंकि ये चैप्टर, देखिए एक और चीज बता दूं मैं आपको, ये जो प्लांट फिजियोलॉजी के अब चैप्टर हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ, अब इनमें से क्वेश्चन और ज्यादा आएंगे, बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ गई, और डीप में से आएंगे, जो मुझे लगता है, क्योंकि दो चैप्टर आपके कम हो गए जो हम पढ़ा चुके थे, ट्रांसपोर्ट और मिनरल न्यूट्रिशन। तो बेटा ये इन तीन चैप्टर्स की वैल्यू बढ़ गई। तो आप अच्छे से फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही बहुत ही समझने वाले टॉपिक, समझ में अगर आ गया तो कुछ भी नहीं है, रटने के नहीं है, रटिफिकेशन की आप बात करें, ठीक है। तो और देखिए बैलेंस होगी पूरी प्रोसेस, मतलब कभी अगर ऐसी प्रोसेस है तो बैलेंस ही होगी। अब देखिए हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे थे।
सबसे पहले आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा हुआ है। हम बात करते हैं कौन, याद आ रहा है नहीं? सबसे पहले कौन सा पढ़ा है आपने? जोसेफ प्रिस्ले। जोसेफ प्रिस्ले बाबू। अच्छा, इससे पहले एक बात और, तो ये आप जानते हैं ना, ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल वगैरह, कोयला, ये सब भी तो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं भाई। फोटोसिंथेसिस से प्लांट का बायोमास बना, और वो दब खप गए जमीन में, है ना, पुराने वो प्लांट वगैरह, उन्हीं से तो बनते हैं ये सारे पेट्रोलियम सब्सटेंस वगैरह, और ये जो कोयला वगैरह। सोचो मतलब कितनी बड़ी बात है ना, कि उससे पेट्रोलियम सब्सटेंस बन जाते हैं, ये भी प्लांट बायोमास से बनते हैं। खैर, तो मैं ये बात कर रहा था, जोसेफ प्रिस्ले। तो पता है बेटा प्रिस्ले ने क्या किया? इन्होंने ये तो नहीं उस समय पे ये बताया कि मतलब ऑक्सीजन है वो, लेकिन इन्होंने क्या किया, माउस कैंडल एक्सपेरिमेंट किया, फेमस। क्या किया था बेटा? माउस इंडिया। आपके उसमें लिखा हुआ है माउस कैंडल एक्सपेरिमेंट। जिन जिन लोगों पे एनसीईआरटी है वो अपनी देख सकती हैं, खोल के एनसीईआरटी। तो जो माउस कैंडल एक्सपेरिमेंट है इनका फेमस, और उसमें बेटा एक डायग्राम भी बना हुआ है। पता है? और ये काफी पुरानी बात है, 1770 के आसपास की। तो इन्होंने क्या देखा, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, कि इन्होंने एक बेल जार में और चूहे को रखा। कुछ दिनों के बाद में चूहा बैक टू पवेलियन हो गया। फिर इन्होंने उसमें एक बार, खुला रहने दे भैया, खुला रहने दे, खुला रहने दे, खुली रहने दे, और खोल खोल दे उसको। कितनी समझदार, ज्यादा मत बना करो, बस बस आ जा। तो बेटा रे, फिर माउस उसमें चूहा रखा, वो मर गया। फिर पता है मोमबत्ती रखी, एक जलती हुई कैंडल, वो भी बैक टू पवेलियन होगी, बुझ गई। क्योंकि चक्कर क्या है वैसे वास्तव में, दोनों को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना बेटा, फ्लेम के लिए भी, और चूहे को भी जलने के लिए, मतलब चलने के लिए। हाँ, दोनों को साथ में रखा, दोनों बुझ गए, चूहा भी बुझ गया और कैंडल भी बुझ गई। कि मतलब ये तो, क्योंकि दोनों ही एयर को इम्प्योर कर रहे थे, प्योरीफाई दोनों ही नहीं कर रहे, दोनों ही उसको इम्प्योर कर रहे थे। ठीक है। फिर उन्होंने एक छोटा सा मिंट प्लांट रखा, वो मिंट प्लांट था, मिंट, मिंट या पुदीना। वो मिंट प्लांट रखा एक छोटा सा बेल जार में, चूहे के साथ रखा, चूहा भी चलता रहा और मिंट भी चलता रहा, दोनों। कैंडल के साथ रहा, कैंडल भी जलती रही, पौधा भी सरवाइव किया। फिर तीनों को एक साथ भी रखा, मतलब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट था, कोई एक नहीं था एक्सपेरिमेंट, तीनों को एक साथ रख के देखा, तो भी तीनों सरवाइव किए। यानी वो एक छोटा सा मिंट प्लांट की वजह से एयर जो उन्होंने इम्प्योर कर दी थी ना, वो दोबारा से प्योर हो रही थी। तो इन्होंने बोला प्लांट्स प्योरीफाई द एयर, ये इनका वो था, है ना। वो छोटा सा प्लांट इन दोनों को, मतलब खुद को भी सरवाइव रख रहा है और उन दोनों को भी रख रहा है, सोचिए आप। और उनकी जो CO2 निकल रही है उसको, है ना, उसको वो अपनी फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज कर रहा है। अच्छा, उन्होंने ये भी नहीं बोला था ये सनलाइट में रखेंगे हम या नहीं रखेंगे, क्योंकि देखो ये जो इक्वेशन मैंने बताई ना, इसमें हम क्या और रख दें, अगर बिल्कुल बेसिक वाली बात बोले तो, ये एरो पर सनलाइट और दिखा दें और क्लोरोफिल और दिखा दें, है ना बेटा। भाई प्लांट में क्लोरोफिल में होती है सनलाइट की प्रेजेंस, सनलाइट के बिना तो कुछ नहीं है। वैसे भले एरो पर दिखा रहे हैं, आ जाओ बेटा, खुला रहने दो, खुला रहने दो, आ जाओ तुम बस। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसी से सब कुछ है। बताएंगे कैसे, ये सब तुम जानोगे इसमें चैप्टर में, कि कैसे बोला सनलाइट से और फूड कैसे बनना है। ये सर ऐसी बातें घुमा घुमा के बताते रहोगे गोल गोल, या कैसे मतलब आगे हो, फिकर नोट, ये पता चलेगा आपको कि किस फॉर्म में क्या है एक्चुअल में कहानी। खैर, तो बात क्लियर हो गई। सर अच्छा, अब उनके बाद में आए एक इंजन हॉज। कौन आए? इंडियन वॉर। जॉन इंजन हॉज।
जो इंजन हॉज बाबू आए, इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने प्रिस्ले के सेटअप को ही, इन्होंने उसी पे वर्क किया बेटा, और प्रिस्ले के सेटअप को ही ना दिन में और रात में रख के देखा, ये बंदा चालू था, है ना। अगर देखिए, वैसे हमें लगता है कि यार ऐसे ये बहुत बड़ी बात है, उसके प्रिस्ले की दिमाग में क्यों आया कि मैं चूहे को रख के देखूं बेल जार में, कैंडल को रख, ऐसे हमारे घर में बैठे बैठे तो कोई नई चीज नहीं आती दिमाग में, कितनी बड़ी बात होती थी। ये बात सही है कि उस समय पे लोग बड़े फुर्सत में होते थे, जी, जी, जी। अब तो फुर्सत किसी को होती नहीं है, क्योंकि अगर उसपे घर पे 2-4 घंटे फ्री है ना, तो फ्री नहीं है, कह रहा मैं फ्री कम, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मोबाइल पे लगा रहता है, चैटिंग सेटिंग इधर उधर, बच्चा आज की डेट में, तो वो कहता है कितना बिजी हूं मैं, तो वो बिल्कुल एकदम फ्री, बिना शांति के, बिना मोबाइल के, तो वो दिखता ही नहीं है हमें, है कि नहीं। यस सर। सबसे बड़ा दुश्मन है ये आपका, मतलब आपको जरूरत के लिए बस यूज होना चाहिए उसका, आप नहीं आ रहे हैं, आपको वीडियो लेक्चर देखना है, ये कैमरा लगा हुआ है इसीलिए, है ना, इस योजना में आप देखें, घर पे भी आप लेक्चर देख सकते हैं, तब तो ठीक है। या आप कोई व्हाट्सएप का आपका ग्रुप बना हुआ है, उसमें कुछ आप अपना देख रहे हैं कि है ना, क्या हमारा टाइमिंग शेड्यूल है, वो बात तो ठीक है। या किसी घर वाले किसी को विश कर रहे हैं कुछ पे, लेकिन अगर आप टाइम एक होता किल करना बिना बात के अननेसेसरी, तो फिर गलत है, कि आप सुबह सुबह उठ के उसी में लग गए और क्लास में आने के बजाय लेट हो गए मान लो, हाँ सर। क्योंकि है ना, मोबाइल वोबाइल देखते रह गए, क्या करे बेचारे, ये देखना भी जरूरी था कि क्या क्या अपडेट है, देख लें आप। बचता ही सर जी, आँख बाद में खुलते पहले स्कूल लगता है। तो चुप हो जा। तो बेटा इंजन हॉज ने से ये देखा कि इसी सेटअप को डे नाइट में, तो उन्होंने देखा कि ये जो काम हो रहा था, ठीक है, प्लांट्स प्योरीफाई कर रहे थे एयर को, बट ओनली ड्यूरिंग सनलाइट, ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, अंडरस्टूड। यस सर। और इन्होंने साथ में बेटा एक एक्वाटिक प्लांट लिया, हाइड्रला, कौन सा प्लांट लिया, हाइड्रला, एक एक्वाटिक प्लांट, एनसीईआरटी में नाम तो नहीं दिया उसका, लेकिन बेटा एक एक्वाटिक प्लांट होता है सबमर्ज, पानी में डूबा हुआ, हाइड्रला, तो उसमें ना, और ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं थे हम, या तुम जैसे उसमें रख देते हैं पानी में, तो उसकी ब्रांच को छोटी सी, तो उसकी पता है एयर बबल्स निकलते हैं लीव्स के पास में, फिर उन्होंने ये देखा कि इसके जो लीव्स हैं, सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, और ग्रीन पार्ट के अराउंड इन्होंने वो बबल्स देखे ऑक्सीजन, तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन ग्रीन पार्ट के अराउंड निकलती है वो, और ओनली ड्यूरिंग सनलाइट, क्लियर है। ये बात थी इंजन हॉज की। देखिए दो बंदे और आए, अभी बीच में बताता हूं, एनसीईआरटी के नहीं है वो, लेकिन एक था सेनेवियर, एक था बोसिंग, इन्होंने एक जैसी बातें बोली कुछ कुछ, सेनेवियर बोसिंग ने, लेकिन अंतर है बेटा रे। सेनेवियर ने बोला फोटोसिंथेसिस में जैसे जैसे CO2 का कंजप्शन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे CO2 का कंजप्शन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी बढ़ता जाता है। सही बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब क्योंकि सही बात तो हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि सब इक्वेशन हमारे सामने है, हालांकि इक्वेशन शुरू से ये थी नहीं, बताएंगे, है ना, वो तो हमने तो स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट करने में इसलिए लिखी है। मैंने क्या बताया, क्या बोला सेनेवियर ने, जैसे जैसे CO2 मतलब यूज होती जाती है, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी बढ़ता जाता है। फिर बॉसिंग होल्ट ने क्या कहा, बॉसिंग होल्ट ने बोला जितने मॉलिक्यूल CO2 के यूज होते हैं, इतने ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के इवॉल्व होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CO2 यूज्ड, है ना, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बात सही है, 6 CO2 यूज हो रही है, 6 ऑक्सीजन निकलेंगे, अगर 12 यूज करने लगो तो 12 निकलेंगे, 24 यूज करोगे 24 निकलेंगे ऑक्सीजन, अंडरस्टूड। तो बात मिलती जुलती है, बस एक ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे चला गया, एक केवल ये बोला कि जैसे जैसे बढ़ेगा ऑक्सीजन एवोल्यूशन बढ़ेगा, क्लियर। तो ये शॉर्ट में आप नोट भी कर सकते हैं अपने तरीके से, है ना, तो तुरंत कर लेना चाहिए समझदार बच्चों को कि क्या बोला है कि सेनेवियर ने
CO2 अगर बढ़ेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी। वॉशिंगटन ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो शॉर्ट शॉर्ट में ये सीखो अपने आप को करना। तो बेटा रे, अब इसके बाद में देखिए एनसीईआरटी वाला ही एक नाम हम आगे बता रहे हैं, जूलियस वॉन्सेक। कौन सा नाम बता रहे हैं? जूलियस वॉन्सेक। तुम्हें पता है ये मैंने कहीं और भी पढ़ाया था क्या? कौन सा? हाँ, जूलियस वॉन्सेक मैंने पहले पढ़ाया था कहीं, हालांकि काफी दिनों, महीने भर से ज्यादा हो गया मुझे वैसे, जब मेरी क्लास नहीं हुई भी थी। बच्चे मिल जाते थे, एक आध बच्चे का मैसेज आ जाता था, सर जी कब क्लास आपकी होगी। मैं बोला भाई मुझे नहीं पता, ये तो जब वापस शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगी। जब, हाँ, वो एक्चुअली मिनरल न्यूट्रिशन में, पता है मिनरल न्यूट्रिशन में सबसे पहले वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ना, हाइड्रोपोनिक, सबसे पहले हाइड्रोपोनिक्स हमने पढ़ा था ना कि न्यूट्रिएंट बिना सॉइल के न्यूट्रिएंट्स मिनरल सॉल्यूशन में प्लांट को ग्रो कराना, वो जूलियस वॉन सेक ने तो किया था सबसे पहले, एनसीईआरटी में ही था लिखा हुआ। क्योंकि थोड़ा थोड़ा आइडिया, बेशक वो चैप्टर कट गए हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको, थोड़ा उनका बेसिक्स तुम्हें आइडिया होना चाहिए। क्योंकि देखो पहली बार ही नीट हो रहा है, ये तो अच्छी बात है कि तुमने तो पढ़ ही लिए थे, मैंने पढ़ा दिए थे, तो एनसीईआरटी के लेवल पे तो तुम्हें वो जानकारी होनी चाहिए जहां तक मैं समझता हूं। क्योंकि ये कट भले ही गए हैं, लेकिन बिना सोचे समझे हटा दिए गए हैं, मैं रियल टीम बोलूं तो, बहुत सारी चीजें तो, क्योंकि प्रॉपर नए उससे होना चाहिए था, नए उससे है ना जैसे ही नीट खत्म होता है तब एक प्रॉपर तरीके से, और अगर हटाने थे कुछ चैप्टर, पहली बात तो हटाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन और आप बढ़ा रहे हो हटा के चैप्टर, और जब हटा भी दिए तो एक इस तरीके से हटाओ कि जिनका कोई कनेक्शन ना हो एक दूसरे में, कोई कनेक्शन, हाँ। यूनिटी हटा दी मान लो पूरी, तो कनेक्शन नहीं है ना, हट गया मामला। अब आपने बेसिक मान लो डाइजेशन हटा दिया ह्यूमन फिजियोलॉजी से, अब सारी फिजियोलॉजी लिंक्ड है। अब डाइजेशन अगर आपने किसी बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल उसमें ब्लाइंड है, वो कुछ नहीं उसे पता, तो आगे भी सफर करेगा वो क्वेश्चंस में फिजियोलॉजी के। प्लांट ट्रांसपोर्ट, मिनरल न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा बच्चे ने, तो उसे प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन आगे कुछ ना कुछ, क्योंकि वो रोल आते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स के और उनके सब। तो बेसिक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटा दिया, जबकि उसमें पूरी बेसिक जानकारी है जी सर। प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, पूरी बेसिक्स हैं। और वो क्वेश्चन भले ही हटा, मतलब चैप्टर हटा दिया, वो देखना वही लाइनें उठ उठ के आ जाएंगी नीट में, क्यों? क्योंकि वो तो चैप्टर के माने जाएंगे क्वेश्चन, लो कर लो क्या करोगे। तो ये बच्चों की वो है बेवकूफी, या मतलब मैं कहूँ कि अज्ञानता, सोचते हैं कि वो चैप्टर हट गए, ऐसा नहीं है। उनको आप बेसिक्स जरूर याद करके रखें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जरूर पढ़ के रखें आप, मेरा जो सजेशन है, ठीक है बेटा। यस अभी सर। जब तक इस बार नीट हो भी जाए तब भी, क्योंकि वो कनेक्टेड है चैप्टर। अब चलो जैसे वो हट गया स्ट्रेटजी वाला, तो कोई बात नहीं, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है ना। इन्वायरमेंटल इशू हट गया, यस सर। तो चलो उससे रिलेटेड अगर जो उधर चैप्टर्स में है जानकारियां वो ठीक है, बाकी उसे करने की जरूरत नहीं है। तो जूलियस वॉन सेक ने पता है क्या किया, इन्होंने बेटा देखा कि ग्लूकोज की जो सिंथेसिस हो रही है ना, शुगर की सिंथेसिस हो रही है, वो प्लांट के ग्रीन पार्ट में यानी लीव्स में हो रही है, और स्पेशल बॉडीज में हो रही है। कहां पर हो रही है? इन्होंने स्पेशल बॉडीज नाम दिया था, रियलिटी में बाद में वो नाम पड़ा क्लोरोप्लास्ट। किस में हो रही है? देखो एनसीईआरटी में है लिखा हुआ कि स्पेशल बॉडीज क्लोरोप्लास्ट में, है ना बेटा, ग्रीन पार्ट में सिंथेसिस होती है, और वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, और स्टार्च किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। देखो जूलियस वॉन सेक को पढ़ के, है ना बेटा। और ग्रीन पार्ट में तो फोटोसिंथेसिस होती है, और स्पेशल बॉडीज जिनको बाद में लेटर लिखा होगा, लेटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, उन स्पेशल बॉडीज को उसने, क्योंकि वो नहीं जानता था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर जगह हो रही है फोटोसिंथेसिस, प्लांट के अंदर लीव्स में हो रही है, उनमें भी सेल्स के अंदर स्पेशल बॉडीज हैं, बात करेंगे हम आगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलिए जूलियस वॉन सेक आ गए, उसके बाद में, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य है कि एनसीईआरटी के तो कम से कम कवर करने ही करने हैं, कोई एडिशनल बता दी जाए बात अलग है।
अब बंदा इसके बाद में हम एक बात करते हैं, एंजल मैन। कौन सा? एंजिल। एंजल मैन। तो बेटा एंजल मैन ने क्या किया? देखिए, एंजल मैन ने, या एंगल मैन बोलो, आप जो भी बोलो, ये है। देख लो कितनी लेट लेट है ना, आना हो रहा है बच्चों का। क्या फायदा हुआ सुबह भी 8:30 रखने से भी? तो बेटा रे, क्योंकि ये इसलिए टाइम वाइम किया गया था ना कि शाम को तुम लोगों को लेट हो जाता था, बहुत से बच्चे कहते थे कि दूर जा रहे हैं हम। तो एंजल मैन ने बेटा पता क्या किया? जो लाइट है ना, फोटोसिंथेसिस की, देखी पता किसमें? एक एल्गा लिया, क्लेडोफोर। एल्गा कौन सा? एल्गा मतलब एल्गी, सिंगुलर एल्गा कहते हैं। क्लेडोफोरा यूज किया, लिखा हुआ मिलेगा आपको, वो समझा रहा हूं मैं। और बेटा उसको एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन के साथ रखा। एरोबिक बैक्टीरिया, एक्चुअली एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब यह है कि ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं। ठीक है, हम भी एरोबिक ही हैं। और सनलाइट जो आ रही थी ना, एक्चुअली सनलाइट जो होती है वो व्हाइट लाइट आती है। कैसे होती है? व्हाइट लाइट होती है। ये तो जानते हो ना, यस इसमें सर। पढ़ा होगा विवग्योर। तो ये व्हाइट लाइट होती है बेटा, व्हाइट स्पेक्ट्रम। तो ये जो विवग्योर है, इसमें आप देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये पूरा रीजन पता है ब्लू स्पेक्ट्रम बोला जाता है ना। ग्रीन, येलो, और ये वाला रेड, ऑरेंज रेड वाला रेड स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो इसको जब उन्होंने प्रिज्म से होकर के गुजारा, एक प्रिज्म से होकर के पास किया, तो ये अलग अलग अपने मोनोक्रोमेटिक कंपोनेंट्स में टूट गई। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है अपनी वही, इन्हीं सभी है ना, एक एक कलर वाले कंपोनेंट्स में। तो इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया थे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हुआ ये, वो एग्जाम में आया हुआ भी केस, क्योंकि उसका नाम नहीं आता एंजलमैन का, और सीधे वो क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ऐसे ऐसे रखा तो बैक्टीरिया कहाँ पर पाए जाएंगे ज्यादा। तो पता है बैक्टीरिया एक्युमुलेट किधर हुए? रेड लाइट में और ब्लू लाइट में। किधर ज्यादा एक्युमुलेट हुए? ब्लू वाले रीजन में और रेड वाले रीजन में। क्योंकि ब्लू और रेड में ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही थी। ब्लू वाली लाइट में ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, और रेड वाले, तो इससे इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर पोज किया। वैसे एब्जॉर्शन और एक्शन आगे पढ़ोगे तुम, आएगा है ना, वो ग्राफ वाइज। एब्जॉर्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा दोनों ही इन्होंने फोटोसिंथेसिस के दिए। अंडरस्टूड? कि कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होती है किस किस रीजन की, और किस रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ब्लू और रेड रीजन में ही ज्यादा एब्जॉर्ब भी होती हैं, और ब्लू और रेड रीजन में ही फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, एक्शन भी ज्यादा। प्लांट ग्रीन कलर के दिखते हैं क्योंकि वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। ये ध्यान रखना। बहुत से बच्चे कहते हैं ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, तो ग्रीन लाइट को नहीं, ग्रीन को कभी एब्जॉर्ब नहीं करते ग्रीन प्लांट, क्योंकि अगर उसे एब्जॉर्ब करेंगे तो ग्रीन दिखेंगे ही नहीं, दिखेंगे उस कलर के जिसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो हमें दिखते हैं ना ग्रीन, क्योंकि वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए कलर वो दिख रहा है। अंडरस्टूड? एब्जॉर्ब कर लेंगे तो कहां दिखेगा वो कलर फिर? समझे ना आप? ये सब कुछ इस लाइट की वजह से ही तो है जो कलर है। क्योंकि आप बीमारी जानते हो, कलर ब्लाइंडनेस, या चलो एक होती है ना टोटल कलर ब्लाइंडनेस, उसकी तो जिंदगी रंगहीन होती है, कलरलेस। उसे सब कपड़े कपड़े पहने हैं सब कलर के अलग अलग, उसे ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेंगे सब कुछ। जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती थी, मूवी हम देखते थे, तो वो तो हालांकि रेयर है बहुत, वो बीमारी बहुत ज्यादा। क्योंकि नॉर्मल कलर ब्लाइंडनेस में तो बस ग्रीन और रेड पिगमेंटेशन का वो होता है। खैर, अब बंदा आता है एंजल मैन के बारे में, समझ गए ना आप बात? ठीक है, वो लिखा हुआ सब आपको मिल जाएगा उसे पढ़ा हुआ। अब बात करते हैं हम, एक आए जिनका माइलस्टोन डिस्कवरी है फोटोसिंथेसिस बायोलॉजी के फील्ड में। कौन? वॉन नील। कौन है साहब? वॉन। वॉन नील। तो बेटा रे, जो वॉन नील आए, इन्होंने, ध्यान सुनना मेरी बात, इनका कंट्रीब्यूशन माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन बोला था बायोलॉजी में। माइलस्टोन का मतलब मील का पत्थर। तो इसका क्या मतलब होता है? मील का पत्थर।
फैक्ट्री खड़ी करती। अबे तेरी हस्ती, मतलब ये नहीं कि कहीं रास्ते में पत्थर खड़ा कर दिया। मील का पत्थर जब बोलते हैं ना, एक सेंटेंस हो गया होता है मुहावरा सा। जिसने बहुत बड़ा काम किया हो, बहुत फेमस वर्क हो किसी का, जिसने बहुत कुछ चेंज कर दिया हो उस फील्ड में, कंट्रीब्यूशन मेजर, उसको बोला जाता है माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन। समझे? ये मुहावरा होता है, मतलब कहने का वो माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन ऐसे शब्द, मील का पत्थर। तो इन्होंने ये बोला था, इन्होंने एक्चुअली में किस पे काम किया था, इन्होंने बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस पे काम किया। किस पे किया? बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस पे काम किया बेटा। देखिए ये क्वेश्चन तो मैं अभी लिख ही रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमें अभी काम आती रहेगी। अभी फोटोसिंथेसिस चलेगा इस वीक। तो बेटा रे, बात है नहीं। एक तो वॉन नील का कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस पे काम किया। सुनते रहे ध्यान से। तो उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया जो होते थे, ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया, तुम्हें याद है सबसे पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दुनिया में कौन थे? पर्पल सर्पल बैक्टीरिया। ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया सबसे पहले दुनिया में फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म। प्लांट नहीं थे ग्रीन, ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया थे, ग्रीन सल्फर पर्पल सल्फर। लेकिन उनकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकलती, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। कैसी होती है? एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती फोटोसिंथेसिस में। पता है एटमॉस्फेयर में हमारे में ऑक्सीजन कब आनी शुरू हुई? एवोल्यूशन पढ़ाया गया तुम्हें? ऑक्सीजन कब आनी शुरू हुई तो बताएगा? किसकी वजह से आनी शुरू हुई? पहले एनवायरमेंट रिड्यूसिंग था और ऑक्सीजन नहीं थी फ्री एटमॉस्फेयर में। ब्लू ग्रीन एल्गी से, ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से आनी शुरू हुई, क्योंकि वो पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो अपनी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे तो प्रोकैरियोट, लेकिन अपनी फोटोसिंथेसिस में क्या करते थे? ऑक्सीजन बनाते थे बेटा। बात खोपड़ी में आई? यस सर। यानी ध्यान रखना है इस बात को, सबसे पहले ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो आई दुनिया में वो किसकी वजह से आई? ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से आई, क्योंकि वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते थे, उनके पास क्लोरोफिल था। इनमें बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता, अपना खुद का बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। तो बेटा रे, इन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकल रही है ना। इन्होंने एक चीज और देखी कि बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में वाटर भी यूज नहीं हो रहा, दूसरा कंपाउंड यूज हो रहा है H2S, सल्फर कंपाउंड यूज हो रहे हैं, वाटर यूज नहीं हो रहा। तो इनकी आंखें बड़ी सी हुई थोड़ी, मतलब है ना, आश्चर्य से हुआ कि यार मतलब ये क्या मतलब है। इन्होंने एक बात और बोली, बहुत काम की। वो काम की बात क्या थी कि किसी भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, उसकी फोटोसिंथेसिस चाहे बैक्टीरिया हो या ब्लू ग्रीन एल्गी हो, कोई भी हो, उसकी फोटोसिंथेसिस में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या हाइड्रोजन डोनर जरूर मांगता है। एक ऑक्सीडाइजिंग, बेटा तू बाहर ही रहे अभी थोड़ी देर जा, कोई बात नहीं चली। एक ऑक्सीडाइजेबल एजेंट या एक हाइड्रोजन डोनर जरूर होना चाहिए। तो एक इक्वेशन दी, एक हाइड्रोजन डोनर जरूर मांगता है ना, उसकी एक इक्वेशन देखना एनसीईआरटी में दे रखी है। जो चीज एनसीईआरटी में है वो तो बहुत जरूरी हो जाती है। आप देखें
CO2 plus 2H2A. It gives CH2O plus H2O plus 2A. देखें जरा, बैलेंस है। एक कार्बन, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन एटम, 4H, 4H, 2A, 2A, बिल्कुल बैलेंस है। तो ये इक्वेशन थी जो आपकी लिखी है एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है इसीलिए कि हाइड्रोजन डोनर या ऑक्सीडाइजेबल एजेंट चाहिए फोटोसिंथेसिस में। अब वो कोई भी हो सकता है ना, क्योंकि इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया में, देखिए ये जो है ए, समझ रहे ना आप, अब ये H2S तो हो सकता है बैक्टीरिया में, क्या था ये H2S इन बैक्टीरिया, और बेटा रे H2O किस में है, ग्रीन प्लांट में। समझ गए बात को। यस सर। तो इन्होंने ये सजेस्ट किया कि एक हाइड्रोजन डोनर या ऑक्सीडाइजेबल एजेंट जरूर चाहिए, है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना आप। इन्होंने सजेस्ट किया कि बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं निकलती, तो ग्रीन प्लांट में वाटर यूज होता है तो ऑक्सीजन निकलती है। तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया, इसका मतलब ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में वाटर से आती है। किससे निकलती है, CO2 से नहीं निकलती। ये इन्होंने सजेस्ट किया, है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसी ने, मतलब ये लाइन लिखी हुई है, नहीं तो आप देख लेना, उसको अंडरलाइन कर लेना। वॉर्नेल सजेस्ट दैट O2 evolved during photosynthesis comes from only water in green plant। तो एक बात बताओ, अगर CO2 से निकल रही होती है ये जो ऑक्सीजन है, ये CO2 के भी O आ रहे होते इसमें, तो फिर यहां भी निकलनी चाहिए थी, यहां क्यों नहीं निकली, क्योंकि वहां वाटर यूज नहीं हुआ। समझे मेरी बात को। यस सर। पता, इनिशियल इक्वेशन बताता हूँ फोटोसिंथेसिस की कौन सी थी, ध्यान सुनना। देखो ये तो इक्वेशन मैंने फाइनली बनाई रखी है, इनिशियल या अर्लियर, पहले जो चलती थी अर्लियर इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा रे, रेस्पिरेशन तो तुमने पढ़ा है, यस सर। उसका जस्ट उल्टा कर दो, 6CO2 plus 6H2O, it gives C6H12O6 plus 6O2। क्या बुराई है इसमें, एकदम बैलेंस है, देखिए आप, बेहतरीन है एकदम। अगर इधर से चला दें इधर को एरो ऐसे उल्टा, तो रेस्पिरेशन की इक्वेशन हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, ग्लूकोज प्लस 6O2 इट गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O। यस सर। तो ये वैलिड है, प्रॉपर है, वैलिड है वो। लेकिन लेकिन जब उधर से चलाएं, है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो एनर्जी इधर यूज होगी, इधर यूज होगी। एक्चुअली इस प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है, क्योंकि आप जानते हो सनलाइट यूज हो रही है तो एनर्जी यूज हो रही है। 686 किलो कैलोरी एनर्जी यूज होती है ग्लूकोज बनने में, वहां पे निकलती है, ठीक है, 686 किलो कैलोरी एनर्जी। तो बेटा रे, ये आप बैलेंस देखिए, बैलेंस है प्रॉपर, क्योंकि आप जानते हैं 12 में से 6 माइनस कर दो तो 6 ही तो रहेंगे, लेकिन फिर भी गलत है। बैलेंस है लेकिन आज की डेट में गलत इक्वेशन, ये सही। समझे आप बात को। अब ये गलत क्यों है, बैलेंस है, यानी कोई जरूर नहीं कि बैलेंस है इक्वेशन तो इसका मतलब सही है, समझे। क्योंकि जरा गौर से देखो, वाटर में कितने ऑक्सीजन एटम है, 6, 6 ऑक्सीजन एटम है। इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है, 12। तो 6, क्योंकि अब ये अगर आपको पता है कि केवल वाटर से ही आएंगे ऑक्सीजन, ये आपको पता है, तो बताना क्या 6 वाटर सफिशियंट है 6 ऑक्सीजन निकालने के लिए, बताओ मुझे। अरे 6 ऑक्सीजन एटम से 12 ऑक्सीजन एटम कैसे बन सकते हैं,
अगर इस इक्वेशन को सही माने तो इसका मतलब यह है कि इस CO2 के ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं इसमें, जबकि वो तो गलत बात है। नहीं समझे? सर जी। इसीलिए 12 लेने पड़ेंगे, ये नहीं कर सकते आपके बारे में से -6 तुरंत ही पहले ही कर दो, क्योंकि इन 12 में से वो 6 नहीं निकले डायरेक्ट, ये पहले यूज हुए तब वो तो अलग से निकले हैं। तो पता है, एक रेडियो आइसोटोपिक स्टडी हुई जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि रेडियो आइसोटोप स्टडी हुई, जो कि रूवेन हासिद और कामन, ठीक है, लेटर रूवेन एटाल, एटाल का मतलब होता है उसके सहयोगी, कोलिग्स, रूवेन और उसके सहयोगी, लेकिन ब्रैकेट में नाम पूरे भी लिख देते हैं, रूवेन हासिद एंड कामन, HASHID और KAMEN, कामन, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट O2 comes from only, किससे बेटा, वाटर, एंड नॉट फ्रॉम CO2, CO2 से नहीं आती, किससे आती है बेटा, वो वाटर से आती है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। अगर क्वेश्चन आएगा सजेस्ट किसने किया, सजेस्ट वॉन नील ने कर दिया था कि भाई मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन नहीं निकल रही, और ग्रीन प्लांट में निकल रही है, इसका मतलब वहां पे वाटर यूज हो रहा है इसलिए निकल रही है, तो वाटर से ही ऑक्सीजन आ रही है, CO2 से नहीं आ रही। तो फिर इन्होंने कहा, इसीलिए तो इक्वेशन चेंज हुई, नहीं तो चेंज थोड़ी होती। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया। ब्रैकेट में लिखते हैं बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप O18, O का बेटा आइसोटोप लिया कौन सा, O18 इंस्टेड ऑफ O16, नॉर्मली O16 होता है ना, अरे वो उसका एटॉमिक वेट है वो, जैसे 8 तो एटॉमिक नंबर होता है, आप जानते हैं ना केमिस्ट्री में कुछ, 8O16, 8O18, तो ये 8O16 तो नॉर्मल वाला हुआ है, इन्होंने जो लिया वो ये वाला लिया, अलग से रेडियो आइसोटोप लिया। आइसोटोप, आइसोटोप होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है, वेट अलग अलग होती है ना। तो बेटा रे ये यूज किया, अच्छा किस में यूज किया, अभी पता चल जाएगा, वाटर में, किस में यूज किया, वाटर। अब देखना मैं यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं, इस वाली 6CO2 16 वाली, 12H2O 18 वाला, 36H12O6, ये एरो का मतलब होता है गैस है ना, क्योंकि तो उड़ जाएगी गैस से। देखो गौर से देखिए, CO2 में ऑक्सीजन 16 वाली ली नॉर्मल, वाटर में ली 18 वाली स्पेशल या आइसोटोप। अब आपको क्लियर कट पता चल गया कि ऑक्सीजन एटम किस किस के कहां जा रहे हैं। ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, वाटर जो निकल रहा उसमें जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, देख लो वाटर की नहीं है उसमें भी, तो आप कैसे बारह में से 6 घटा सकते हो सीधे डायरेक्ट। और जो ऑक्सीजन निकल रही है वो प्रॉपर किसकी पाई गई, 18 वाली, तो 12 के 12 ऑक्सीजन एटम 6O2 के फॉर्म में चले गए। नहीं समझे, सर जी, पूरे के पूरे 12 ऑक्सीजन एटम बेटा 6O2 के फॉर्म में इवॉल्व हो गए। तो इसीलिए फिर ये इक्वेशन सही मानी गई, ये डिस्कार्ड हो गई पहली वाली इक्वेशन जो थी, ये अर्लियर इक्वेशन थी ना बेटा, ये डिस्कार्ड हो गई, भले ही बैलेंस थी,
कि भैया ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात तुम लोगों को पीछे? तो ये अब इसका बेसिक तो वो वॉन वाली बात थी ना, क्योंकि अगर वॉन ने नहीं बोला होता तो इनके भी दिमाग में नहीं आती रूबेन वगैरह के। तो इन्होंने वो फिर उसमें है ना एक्सपेरिमेंटली बताया। तो ये नाम बंदे नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने बोला है कि आइसोटोपिक स्टडी हुई जिससे ये प्रूव हुआ। क्लियर? सर तो ये मेन आपके वो थे जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट थे, उनकी बातें। अब हालांकि साइंटिस्ट और भी आते रहेंगे। अब वो या तो हम उन्हें प्रोसेस में ही बता देंगे, जब प्रोसेस आएंगे ना बीच बीच में तभी उन्हें बता देंगे। जैसे लाइट फेज वाला आएगा बंदा, या डार्क फेज वाले आएंगे, ब्लैक मैन वगैरह, है ना, या फिर आपका पीटर मिशेल की केमियोस्मोटिक थ्योरी आएगी। अलग अलग वो बंदे आते रहेंगे ना। कैल्विन साइकिल आएगा, यस सर कैल्विन ने दिया। हेचो सिलेक C4 पाथवे आएगा, ये सब आएगा। तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? यस सर ठीक है। अब क्या क्या रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस में, मतलब क्या क्या कच्चा माल, क्या क्या चाहिए प्रोसेस के लिए, उसकी बातें बतिया लेते हैं चलो थोड़ी सी। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। हम्म, ठीक है। तो बेटा रे, अब आपको पता है कि आपको क्या क्या चाहिए, तो इक्वेशन ही देखते हैं हम लोग। इक्वेशन में हमें चाहिए कि CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए। कौन कौन सी बातें चाहिए हमें? अच्छा एक और चीज, वो मैंने CH2O लिखा था उधर ना, वो एक इक्वेशन में हाइड्रोजन डोनर वाली में। तो तुम जानते हो ना CH2O तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है शुगर का, क्योंकि C6H12O6 है, या फिर CH2O बोल देते हैं, बेसिक है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो बेटा रे, और क्या रह गया भाई? क्लोरोफिल। तो देखिए, जब हम बात करते हैं CO2 के बारे में, आप जानते हैं कि मेन सबस्ट्रेट है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ही तो फिक्सेशन या रिडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, जिससे शुगर बनती है। तो ये तो मेन बेटा कंपोनेंट है नहीं है, मेन सबस्ट्रेट है। और एटमॉस्फेयर में जो CO2 होती है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा क्या होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। 78-79% नाइट्रोजन मैंने बताया था आपको जब मिनरल न्यूट्रिशन ही बता रहा था। 20% के आसपास, 20-21% ऑक्सीजन। तो अब जो बची कुची एक आध परसेंट में सारे हैं, 0.03। तो 0.036% है ना, यस सर जी। लगभग। या मैं आपसे बोलूं 360 पार्ट्स पर मिलियन ppm, या मैं बोलूं 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, सारी बातें सेम, सारी बातें सेम हैं। जो इसमें एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस में आपको लास्ट में भी देखने को मिल जाता है फैक्टर्स में, कि वहां पे आता है माइक्रोलीटर पर लीटर। बच्चे कहते हैं ये कौन सी वैल्यू? तो सेम चीज है, कुछ नहीं। माइक्रो मतलब वही सिक्स वाला पार्ट, 10 की पावर है ना -6 वाला। ऐसे ही ppm पार्ट्स पर मिलियन, वही -6 वाली ही बात है। तो या तो 0.036% बोले हम, या ये बोले लगभग इतनी है। और ये पुरानी वैल्यू है, 2000 के आसपास की वैल्यू, सन 2000 की। थोड़ी बहुत इंक्रीजिंग लेवल पे होगी, मेरे ख्याल से अब तक 0.038 के आसपास पहुंच गई होगी CO2। वो कितनी सी बड़ी है? हाँ,
क्योंकि 250 साल पहले 1750 में 1750 तब थी 0.28 बढ़िया। 0.28 280 ppm थी CO2। उन 250 सालों में 360 में, ये 2000 की और 1750 की वैल्यू बता रहा हूँ, मतलब ऑथेंटिक वैल्यू जो गिवन है। 1750 में 280 ppm थी, सन 2000 में 250 साल में। तो लेकिन इतना बढ़ना भी काफी बढ़ना होता है। खाना ज्यादा। सोचो कि जिसकी वैल्यू इतनी कम है, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा हो गई एटमॉस्फेयर में ना, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। जल्दी फायदा भी तो देगी। और ग्लोबल वार्मिंग फायदा वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है बस। फ्रूट फ्रूट बनेगा तो कुछ ज्यादा नहीं। पता है, जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा हाई हो जाएगा। आप जानते नहीं है, CO2 सबसे ज्यादा बड़ा रीजन होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। वैसे भी। और ग्लेशियर्स आपके पिघल जाएंगे, तो बाढ़ आ जाएगी। अगर आधा मीटर भी पानी अगर समुद्र में बढ़ गया ना, तो आप सोचो दुनिया पूरी डूब जाएगी। इतना पानी होता है वो, अगर आधा मीटर भी पानी अगर बढ़ गया पूरे समुद्र में। इतना समुद्र, इतना यार, 70-75% एरिया पे तो समुद्र है, लैंड में, है ना, मतलब अर्थ के। तो समझ रहे मेरी बात को आप। और इससे कहीं ज्यादा डिजोल्व है एक्वाटिक मीडियम में। कार्बन डाइऑक्साइड इससे लगभग 50 गुना ज्यादा जो एयर में है, उसके मुकाबले डिजोल्व है, या मतलब पाई जाती है एक्वाटिक सिस्टम में, है ना बेटा। वैसे भी। कार्बोनेटेड रॉक्स के फॉर्म में पाई जा रही है, या कार्बोनेट्स के फॉर्म में डिजोल्व है। तो एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं, एल्गी वगैरह, डायटम डाइनोफ्लैजिलेट वगैरह, वो भी तो फोटोसिंथेटिक हैं। उनको CO2 की कोई कमी नहीं होती। ठीक है। वैसे भी बताऊंगा मैं आगे, जब फैक्टर्स की बात भी करूंगा, या ये समझो कि चलो मैं फैक्टर, अभी रॉ मटेरियल पढ़ा रहा हूं तो इसी में फैक्टर भी पढ़ाई दे रहा हूँ। वो पीछे वाला फैक्टर फिर दोबारा से क्या पढ़ाऊंगा, है ना। साथ में ही बात कर लेता हूँ, क्योंकि पहले रॉ मटेरियल फिर लास्ट में फैक्टर पढ़े हम एंड में जाके। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो करंट जो लेवल है, तो मैं अभी आपको जो पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस, तो दो टाइप के प्लांट पढ़ाऊंगा। आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, एक C3 प्लांट और एक C4 प्लांट। कैसे? C3 और एक C4। पता चल जाएगा क्यों कहते हैं उनको, है ना, उनकी डार्क फेज के अकॉर्डिंग कहते हैं। तो बेटा रे, ये जो C3 प्लांट है ना, और C4 प्लांट है, तो ये C3 प्लांट के लिए तो ये जो करंट लेवल है CO2 का, ये लिमिटिंग है, या कमी है उनके लिए। लेकिन C4 प्लांट के लिए करंट लेवल की कमी नहीं है, वो इसमें बल्ले बल्ले करते रहते हैं। बल्ले बल्ले इन द सेंस कि वो खुश हैं, उनका सेचुरेशन होता है प्रॉपर। C4 प्लांट, है ना, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, यानी सेचुरेशन हो जाना, है ना, एट करंट लेवल। करंट जो CO2 लेवल है कितना है, 360, उस पे C4 प्लांट का सेचुरेशन हो जाता है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, मैक्सिमम। लेकिन C3 प्लांट, करंट CO2 इज लिमिटिंग, है ना बेटा, फैक्टर, एंड शो सेचुरेशन। बताइए सेचुरेशन कब शो करते हैं? बियॉन्ड 450 ppm, या 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। एनसीईआरटी में दिया है बाद में ये पीछे। C3 प्लांट को CO2 ज्यादा चाहिए, बताऊंगा कारण क्या है। इनमें ऐसी क्या बात है, मतलब वैसे तो आराम से मजे से रह रहे हैं प्लांट, चाहे C3 और C4 हो। जो CO2 है वो सफिशियंट है, खूब है, कार्बन की कमी नहीं है। लेकिन अगर तुम कहो ना कि उनकी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कब होगी, तो C4 की तो करंट पे ही हो जाएगी। अब इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब मैक्सिमम होगी तो होगी, सेचुरेशन का मतलब ये होता है। लेकिन C3
करंट लेवल लिमिटिंग फैक्टर है उनके लिए। कैसा है? तो लिमिटिंग फैक्टर कम पड़ जाएगी। कम है। वो चाहती है और ज्यादा मिले, 450 के ऊपर जाके 500 पे जाके। बियॉन्ड 450 का मतलब है, मैंने एनसीईआरटी की लाइन यूज की है, बियॉन्ड 450 लगभग 0.05% पे जाकर सेचुरेशन शो करती है, या 500 पीपीएम पर जाकर सेचुरेशन शो करते हैं। समझे आप बात को? यस सर। बियॉन्ड 450 का मतलब लगभग 500 पीपीएम पर जाकर उस पे मैक्सिमम शो करते हैं। तो उनके लिए तो अच्छी बात है कि ज्यादा CO2 अगर बढ़े एटमॉस्फेयर में, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात नहीं रहेगी। चलो वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा शो करेंगे, लेकिन मैंने बताया ना, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है बस, थोड़ी देर का। लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट होगा वो बहुत नुकसानदायक। ये तो होता है, हम लोग शॉर्ट टर्म बेनिफिट के पीछे तो भागते हैं। हम लोग भी जो होते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि हम लोगों का मतलब मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि देखो, आपकी जो फेज है, आपकी जो एज है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे शॉर्ट टर्म थोड़ा सा, अरे यार, कोई तुम्हें ट्रैक से हटाने वाला बच्चा, मतलब है ना, होते हैं ना जैसे बागड़ बिल्ले, वो खुद भी नहीं पढ़ते, तो वो कहेंगे अरे चल यार पिक्चर देखने चल रहे हैं, या चल आज यहाँ पे ऐसे अपने मटर गश्ती करेंगे क्लास के, छोड़ो। तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार, आपको खर्चा भी वो कर रहा है, आपको है ना फायदा में है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है ना? तो आप चले जाते हैं, बह जाती हैं फिल्मों में और खुश हो जाते हैं। लेकिन या फिर मजे करते हैं, पेरेंट्स या टीचर कितने ही बोलते रहें, आप सोचते हैं अब नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में मजे करेंगे, यही तो मजे करने की एज है। फिर जब आप इस फेज पर आते हैं जिसपे हम हैं या खड़े हैं, है ना, तो हम तो क्योंकि हमने तो सही ट्रैक पर रहे, तो सक्सेसफुल है। तो जब इस फेज पर आते हैं तो वो लोग फिर ये कहते हैं कि अब क्या करें, अब एक ऐसी एज हो गई, या घर वालों ने इधर उधर मतलब कुछ नहीं कर रहे, शादी भी कर डाली, करें क्या, बिजनेस करने को इतना पैसा नहीं है, बिजनेस में हर कोई सक्सेस नहीं होता, और आप इधर उधर उसमें आपने वो फेज निकाल दिया, है ना, छोटे से फायदे के लिए, या जो आपको फीलिंग हो रही थी कि थोड़े बहुत मजे लेने के लिए, आगे पूरा अंधकार में हो गया जीवन। फिर कोई ना कोई बहाने ढूंढते हैं अपनी जरूरतें पूरा करने को। कोई जा रहा रास्ते में, उसका मोबाइल छीन लिया, रास्ते में गए बाइक पे मोबाइल छीन के ले गए, वो बेच लिया, कहीं चोरी चकारी कर ली, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी। ये मैं बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। जमाना बेटा, है ना, आपने बहुत घटनाएं सुनी होंगी कि ऐसे मोबाइल छीन लिया किसी का, ये हो गया वो हो गया। लड़के पढ़ने वाले इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अब पढ़ तो रहे नहीं, फेल हो रहे हैं, लेकिन उनकी जरूरतें पूरी, उन्हें हर नई पिक्चर देखनी है, दारू या बियर पीनी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप फोकस्ड हैं, एंजॉय करके पढ़िए, बट आप फोकस हैं अपने उसके लिए, तो उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी जिंदगी और लाइफ पर है ना। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, और कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग टीचर नहीं कह रहा आपसे, ऐसा बंदा कह रहा है कि जो मतलब है ना, आपकी फेस से ही निकला हुआ है। और खूब हम खेलते कूदते भी रहते थे, खूब क्रिकेट विकेट खेलते थे और अपने एंजॉय भी करते थे, लेकिन जो पढ़ाई का है वो तुम्हें पढ़ाई करनी है उस टाइप। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब देखा ना कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, कि प्लांट को बेनिफिट है, और आप कहोगे जब प्लांट को बेनिफिट है, ज्यादा फूड बनाएंगे वो। ज्यादातर प्लांट C3 प्लांट होते हैं दुनिया में, बताऊंगा मैं आगे आपको। मोर देन 80%, 90% प्लांट C3 है। तो जब वो खुश होंगे और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो फूड ज्यादा बनेगा, ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी। लेकिन उसका इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि ग्लेशियर जो मैंने बोला ना पिघल जाएंगे, तो उसकी वजह से पूरा बाढ़ आ जाएगी, पूरी दुनिया डूब जाएगी। तो क्या कर लोगे आप मुझे फिर? ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में, वो CO2 का ही होता है। 60% कंट्रीब्यूशन होता है इसका, ग्रीन हाउस गैस है ये। खैर, बात समझे आप? तो मैंने ये बात आपको देखो ढंग से समझाई कि इनका सेचुरेशन ये जरूरी है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और पता है इनको खुद के लिए कितनी चाहिए, ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि C3 प्लांट को अगर ये करंट लेवल लिमिटिंग फैक्टर है, तो इसका मतलब वो बेचारे कुछ सफर कर रहे होंगे ना। उनके खुद के लिए सफर नहीं कर रहे, उनकी खुद को जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, उतनी तो वो, पता है, 25 से लेके 100 पीपीएम तक भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड, यहां तो हम बोले 360 है करंट, अगर 25 पीपीएम भी हुई ना एटमोस्फेयर में, तब भी वो सरवाइव कर लेंगे।
लेकिन हमें कौन ऑक्सीजन देगा? इसीलिए अगर इतनी ज्यादा कम हो जाएगी CO2 तो भी प्रॉब्लम, कम होने पे प्रॉब्लम। प्लांट को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इतनी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कि उसका थोड़ा सा पार्ट यूज कर रहे हैं बस खुद। आप ये बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि बच्चे बस ये सोचते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस में, हम लोग उसको यूज करते हैं। प्लांट भी अपने रेस्पिरेशन में यूज करते हैं ऑक्सीजन भैया, उनकी भी रेस्पिरेटरी प्रोसेस हमसे अलग नहीं है, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब इसका मैंने बताया ना, इसका रिवर्स कर दो और CO2 छोड़ते हैं। लेकिन वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में जितनी प्रोड्यूस करते हैं उसका 1/10वां हिस्सा लगभग बस अपनी रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, लगभग 1/10 हिस्सा। बाकी तो हिस्सा किसके लिए है? सब लोगों के लिए, जो हम लोग हेटेरोट्रॉफिक हैं या कंज्यूमर्स हैं हम लोग, समझ गए? तो ये मैं ऐसे एस्पेक्ट बता रहा हूं तुम्हें, समझने वाली चीजें की है ना क्या क्या होती हैं। खैर, अब देखिए, ये बेटा CO2 से रिलेटेड बातें बताई हमने, पीछे तक वो फैक्टर भी कर दिया, हमें लास्ट में वो फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे CO2 की यानी इसका मतलब कोई कमी नहीं है एटमोस्फेयर में। अब जैसे वाटर की बात करते हैं बेटा, अरे आप जानते हैं कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पानी के बिना तो काम चलना ही नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, एंजाइम्स के लिए मीडियम प्रोवाइड कराता है, सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के एंजाइम्स के लिए मीडियम दे रहा है, तभी तो चल पाएंगे वो। लेकिन जितना वाटर एब्जॉर्ब होता है ना सॉइल से, उसका 98 से 99% ट्रांसपिरेशन में है ना उड़नछू हो जाता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में होता नहीं होता। सर जी लेकिन पता है फोटोसिंथेसिस में हार्डली, या इसकी ग्रोथ एक्टिविटीज में हार्डली 1% वाटर यूटिलाइज होता है, और पता ही आपको, 99% तो निकल गया। तो ऐसा नहीं कि वाटर कोई बहुत ज्यादा चाहिए, वाटर की बहुत ज्यादा नीड है, या वाटर लिमिटिंग फैक्टर होगा ना, जनरली वाटर लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता प्लांट की फोटोसिंथेसिस के लिए। बट खासतौर से जो प्लांट है ना, जो डेजर्ट एरिया वाले हैं, जीरो फाइट्स हैं, ड्राई एरिया में जो ग्रो करते हैं, उनके लिए तो वाटर बेटा लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है ना, क्योंकि वहां वो ऐसे पानी में ग्रो कर रहे हैं कि वहां पानी एब्जॉर्प्शन के लिए है ही नहीं बेचारे, है ना, डेजर्ट प्लांट है, उनके लिए मैटर करता है। तो वो कोई ना कोई अडेप्टेशन शो करते हैं फिर, कि स्टोमेटर रात में खोलेंगे दिन की बजाय, वाटर कलर ज्यादा ना हो, कैसे खोलेंगे? रात में, नॉकटर्नल। अरे यार इनको भी चैन नहीं है कुत्तों को, और जब शांति से रहती है तभी आवाजें ज्यादा चुभती हैं। आप देख रहे हो, आप मार्केट में चल रहे हो भीड़ भाड़ में ना बेटा, ये कितना भी बोल रहा है, पौ पौ पी पी, कुछ नहीं सुनता, आप हॉर्न देते रहो, बंदा मस्त चलेगा। अरे क्यों हॉर्न दे रहा है ना? और यहाँ पर आपको छोटी मोटी आवाज भी चुभेगी। तो मैं ये बोल रहा था, कहा था मैं, देखो इंस्ट्रूमेंटर आते हो हाँ, कि वो अडेप्टेशन ऐसे शो करते हैं, या स्पाइन में कन्वर्ट, सरफेस एरिया कम कर लिया, वाटर लॉस कम हो, क्योंकि जो वाटर एब्जॉर्ब किया है वो उनकी ग्रोथ एक्टिविटी में, फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो सके। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आए कि क्या वाटर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस में, तो आप बोलेंगे हाँ, उनके लिए होता है जो जीरो फाइट से डेजर्ट प्लांट होते हैं, कैक्टस वैक्टस अकेसिया, ये सब है ना। बाकी नॉर्मल प्लांट के लिए पानी फोटोसिंथेसिस के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी प्लांट बॉडी में ग्रोथ और आप जानते हो कि टर्जिडिटी के लिए जरूरी है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम लोग सनलाइट की। तो बेटा रे, इधर है वैसे, देखिए, पता है मैंने तुम्हें एक बार बताई होगी ये बात, जो सन से जो लाइट आती है ना पूरी, वो होती है टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। क्या होती है? टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जो आती है ना अर्थ पे लाइट, PISR। क्या होती है बेटा? PIS, टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। इसका लगभग लेस देन 50%, इसका ऐसे होता है नहीं, इधर वाला होता है ना। सर जी वैसे लिख दो लेस देन। अच्छा
अभी तो नहीं स्पेसिफिक, लेस देन 50% इसका जो होता है, हाँ, ये होता है पीआर। क्या होता है ये? पीआर। बताया था मैंने एक बार, नहीं बताया था? पीआर, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। एक्चुअली बेटा, सनलाइट की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही मैटर करती है। सनलाइट की क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी का मतलब होता है कि किस वेवलेंथ की लाइट यूज होगी, और क्वांटिटी मतलब कम ज्यादा। दोनों ही फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट डालती है। तो पता है ये ये पता है वो बेटा प्रोपोर्शन है सनलाइट का जो प्लांट के लिए अवेलेबल है, जो प्लांट के लिए अवेलेबल है। मोर देन 50% तो इस टोटल टीआईएसआर का, ये जो डस्ट पार्टिकल हैं या क्लाउड विलाउड्स हैं, बादल बादल, इनसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब, है ना, उनके लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो अवेलेबल कितना है ये, और इसमें से पता है इसका भी 2 से 10% पार्ट केवल ये यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस। इसका भी 2 to 10% ऑफ पीआर वो होती है इनकी जीपीपी। क्या होती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इकोलॉजी में पढ़ोगे भी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब ये तो अवेलेबल है, क्या है ये बेटा? अवेलेबल फॉर प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये पता है ये क्या है? ये वो है जिसको ये फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। जैसे आपको अवेलेबल तो पूरे चैप्टर हैं, लेकिन आप करते कितना हो उसको याद? मैटर ये करता है ना। बच्चे कहेंगे बार बार हमारे ऊपर ही बात को ले आते हैं घुमा के। ये है जो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होती है। क्लियर? और ये जो पीआर वाला है ना बेटा पोर्शन, ये वही है, एक तरीके से देखा जाए तो पीआर लगभग वही होता है। विवग्योर वाला रीजन कौन सा होता है? विवग्योर, ये भी लिख लेना साइड में। और 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक इसको बोलते हैं पीआर रीजन। समझे? 400 से 700 वाला रीजन जो होता है वेवलेंथ वाला, ये वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ, 400 to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, ये होता है पीआर वाला रीजन, वेवग्योर वाला। अच्छा, क्वांटिटी की अगर बात करें तो सनलाइट की क्वांटिटी की कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पता है सनलाइट इतनी सफिशियंट है कि अगर जितनी सनलाइट आ रही है ना, उसका अगर 10% भी, ये एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं मैं, पीछे जो फैक्टर में 10% भी अगर प्लांट को मिल जाए ना, या लीफ ने वो एब्जॉर्ब कर ली, तो सफिशियंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो केवल सनलाइट लिमिटिंग फैक्टर कौन से प्लांट के लिए होती है? जो शेड में रहते हैं या जो डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, बस उनके लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर सकती है। ठीक है? यस सर। तो ये मैंने ये आपको 3 रॉ मटेरियल बता दिए, बस क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट बताएंगे और आगे बढ़ते हैं कल को। ठीक है?